गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन पर डिस्कस किया था, आज हमारा टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में स्थिरता आ गई थी। कुछ जो कांग्रेसियों ने मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। जो गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्यों पर लगाया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु फिर बाद में वो जेल से छूटे, लेकिन छूटने के बाद भी वो सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। फिर इसी समय कांग्रेस ने साइमन कमीशन की स्थापना की और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत के सभी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। अतः कांग्रेस ने भी दूसरा जन आंदोलन चलाया, जो इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां का अध्ययन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक कानून तोड़कर की। इस राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को शुरू करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी, जिसके लिए पहला है साइमन कमीशन। इंग्लैंड की सरकार ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए रोलेट एक्ट मुख्य रूप से जिम्मेदार था। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए साइमन कमीशन से शुरू हुआ। सन 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया था, जिसके इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन नियुक्त किया था, और किसी भी भारतीय को इसमें स्थान देना उन्होंने उचित नहीं समझा था। और ये कांग्रेस ने इसका बायकॉट करने का निर्णय लिया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में एक बायकॉट प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने तय किया कि कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। आयोग की नियुक्ति को उचित उत्तर मिलना चाहिए। भाषण चाहे कितने ही बहादुरी से भरे हों, घोषणाएं चाहे जितनी भी साहसपूर्ण हों, उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा। फिर इसके बाद कांग्रेस का साइमन कमीशन के बहिष्कार कार्यक्रम एक जन आंदोलन में बदल गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब दिल्ली पहुंचा तो उस दिन सारे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। बम्बई में चौपाटी पर 50,000 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। मद्रास में भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस ने गोली चला दी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। फिर इसके बाद कमीशन के लाहौर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई लाठियां लाला लाजपत राय को भी लगी, जिसमें 17 नवंबर 1928 को उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठियों की चोटें भारत में अंग्रेजी राज के कफन की कीलें साबित होंगी। लाला जी के निधन का बदला भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके लिया। उधर लखनऊ में भी कमीशन का जोरदार बायकॉट किया गया। इसके बाद दूसरी जो कारण था वो नेहरू रिपोर्ट थी। साइमन कमीशन का जहां भारत में विरोध हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आखिर सरकार को सौंप दी। फिर इसके बाद उधर 1927 में भारत सचिव बर्केन हेड ने भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी कि वह अपनी सरकार की रट तो लगाते रहते हैं, परंतु सारे भारतीय मिलकर अपनी सरकार की रूपरेखा नहीं बना सकते। यदि सारे भारतीय मिलकर एक मांग रखेंगे तो ब्रिटिश सरकार उसे मान लेगी। उस चुनौती को स्वीकार किया और मद्रास अधिवेशन में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। शीघ्र ही दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया
बुलाया जाए कि और उसमें संविधान तैयार करने के बारे में विचार किया जाए, ऐसा प्रस्ताव पास किया गया। 19 मई 1927 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि वो भारत के लिए एक संविधान बनाए। यह समिति नेहरू समिति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके मुख्य जो सदस्य थे उनमें तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सईद कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस और जी.आर. प्रधान थे। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की। इसके लिए भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को अस्वीकार कर दिया गया था। रिपोर्ट में वयस्क मताधिकारों, महिलाओं को समान अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया। परंतु नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया तथा मुस्लिम वर्ग के लिए 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों को अस्वीकार करने का कारण जिन्ना सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गए और सभी दलों ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। और जब अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव नहीं माना तो कांग्रेस ने भी यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि ब्रिटिश संसद 21 दिसंबर 1929 तक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा अनुमोदित अगर नहीं मानती तो वह कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित करेगी और इसके लिए अहिंसात्मक अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। युवा वर्ग में गतिशीलता था कांग्रेस पर दबाव। तीसरा कारण था कि 1920 के दशक में युवा वर्ग में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ने लगी थी। विशेष तौर पर क्रांतिकारी आंदोलन तथा कम्युनिस्ट आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी। क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे युवा कर रहे थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें 16 सशस्त्र युवाओं ने गाड़ी को रोक करके सरकारी खजाना लूट लिया। इसी समय 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई। सैंडर्स की भगत सिंह ने हत्या कर दी था। दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम धमाका किया। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए भी दमन चक्कर चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद भारतीयों में इसमें रोष बढ़ रहा था और छात्रों के संघ अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा वर्ग उभर रहा था। इस युवा वर्ग ने साइमन कमीशन का विरोध करने में भी भूमिका निभाई थी और इस प्रकार सारे देश में युवाओं में चेतना आने के कारण कांग्रेस पर दबाव पड़ रहा था कि वह कोई राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। गांधी जी भी कोई जन आंदोलन चलाने की राह पर चलने लगे थे। वे युवाओं की उभरती हुई शक्ति को अहिंसात्मक आंदोलन में लगा देना चाहते थे। मजदूरों तथा किसानों में चेतना। 1920 के दशक में वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में मजदूरों और किसानों में तेजी से चेतना का प्रसार हुआ। वो अपनी मांगों के पक्ष में आंदोलन करते थे। अब मजदूरों के संगठन बनने शुरू हो गए थे। यह कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी गुट के रूप में काम कर रही थी। 1928 में व्यापक रूप से नजर आने लगा था। रेलवे मजदूरों, जूट मिलों, नगर पालिकाओं, कागज मिलों में यह प्रभाव अधिक था। कांग्रेस इसे समझ रही थी और जिसके कारण 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी आई थी और इससे कई मिलें भी बंद हो गई थी। लोगों में रोष हुआ, हड़तालें व प्रदर्शन शुरू हो गए थे और फिर यहाँ तक कि दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 10,000 मजदूरों का एक राजनीतिक ग्रुप मजदूरों का जुलूस पंडाल तक आया। तब भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में अपनी एकता का समर्थन किया। उन्होंने प्रदर्शन किया। 1928 में सरदार पटेल ने बारदौली में लगान वृद्धि के मामले पर सत्याग्रह किया। किसानों ने पटेल के नेतृत्व में लगान देने से मना कर दिया। सरकार ने किसानों की जमीनें जब्त कर ली। अब यहाँ से मजदूरों और किसानों के असंतोष के कारण भी कांग्रेस को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा था। गांधी जी का देशव्यापी दौरा और आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने देश में इस संघर्ष को देखते हुए युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में, वकीलों में ये जो संघर्ष का रास्ता बना था, गांधी जी इसको समझ रहे थे। कांग्रेस पर भी दबाव था कि वो कोई जन आंदोलन चलाए। नेहरू रिपोर्ट को भी सरकार ने अनदेखा किया। ये भी एक बड़ा कारण था। गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया और 1929 में गांधी जी ने अपनी यात्रा सिंध से शुरू की। दिल्ली होते हुए वो कलकत्ता पहुँचे, उसके बाद बर्मा गए, पुणे कलकत्ता लौटे। अप्रैल में उन्होंने आंध्र प्रदेश के 319 गाँव का दौरा किया और धीरे धीरे उन्होंने
स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया। कई स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई। गांधी जी ने इसमें लिखा कि मैंने यात्रा इसलिए की है क्योंकि मुझे आभास हुआ कि जनता मुझसे मिलना चाहती है। थोड़े ही शब्दों में मैंने उनको अपना संदेश दिया और मैं और वह दोनों ही संतुष्ट हैं। ये बातें धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जनता के मन में बैठ जाएगी। लाहौर अधिवेशन था पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट पास की थी तो सरकार को इसे स्वीकार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया था। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। हाँ, इंग्लैंड से लौट करके वायसराय इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि इस घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह घोषित करने का अधिकार दिया है कि 1917 की घोषणा में यह अंतर्निहित है कि भारत में अंत में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि साइमन कमीशन प्रकाशित होने के बाद शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन बुलाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे और भारत के लिए नए संविधान के सिद्धांत के लिए विचार करेंगे। इस पृष्ठभूमि में दिसंबर 1929 में पंजाब की राजधानी लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में घोषित औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया और यह ऐलान किया कि कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज्य होगा। नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारा एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वाधीनता। इसके बाद 26 जनवरी 1930 का स्वाधीनता दिवस। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे प्रतिवर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस के लिए घोषणा पत्र भी स्वीकार किया जिसमें स्वाधीनता को भारत की जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया। आंदोलन का निर्णय हुआ और गांधी जी ने 11 मांगे रखी। उन 11 मांगों में पूर्ण शराबबंदी हो, मुद्रा विनिमय दर में एक नया 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जाए, लगान आधा कर दिया जाए, नमक कर बंद हो, सैनिक खर्चा कम करके आधा किया जाए, शासन खर्च में कमी हो और बड़े अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया जाए, जिन राजनीतिक बंदियों को हत्या के मामले में सजा मिली है उनको छोड़कर से सभी बंदियों को रिहा किया जाए, पुलिस खुफिया विभाग तोड़ दिया जाए, सबको आत्मरक्षा के लिए अधिकार रखने का लाइसेंस मिले, हथियार रखने का लाइसेंस मिले। ये सारी मांगे गांधी जी ने रखी। उसके बाद आंदोलन का कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस दिसंबर 1929 से सविनय आंदोलन शुरू करने की भाषा बोलने लग गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सारे देश में मनाया गया। फरवरी 1930 को गांधी जी को आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया गया। गांधी जी ने वायसराय के सामने 11 मांगे प्रस्तुत की जिसे न मानने पर उन्होंने सरकार को आंदोलन शुरू करने के लिए चेताया था। अंत में नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। गांधी जी द्वारा 9 अप्रैल 1930 को लोगों को निर्देश जारी किया। उनमें स्पष्ट किया कि लोग किस प्रकार से आंदोलन करेंगे। आंदोलन के कार्यक्रम रखे गए। उस कार्यक्रम के अंदर था कि हमारा रास्ता पहले ही हमारे लिए निश्चित किया जा चुका है। हर गांव को चाहिए कि वह गैर कानूनी नमक तैयार करे। बहनों को चाहिए कि वह शराब की दुकानों, अफीम व ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दें। हाँ, घर में बूढ़ों और जवानों को चाहिए कि वे तकली और चरखा काटें और रोज बुना सूत इकट्ठा करें। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत से दूर रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई सबको आपस में मिल करके रहना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर जनता की सेवा में लग जाएं। तब देखेंगे कि पूर्ण स्वराज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आगे आंदोलन की प्रगति होती है। दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई। इस योजना में बहुत कम लोग उसे समझ पाए, लेकिन योजना के अनुसार 12 मार्च 1930 को प्रातः 6:30 पर साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर दांडी नामक स्थान के लिए पदयात्रा शुरू की। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले गांव के लोगों का उत्साह अद्भुत था। लोगों ने गांधी जी का झंडियों, बंधनवारों, पुष्पों से स्वागत किया।
फूल मालाएं पहनाई गई, पांव छुए गांधी जी की जय के नारे लगाए गए। कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ा, हजारों लोग यात्रा में शामिल होते गए। एक अनोखा दृश्य था। एक दुबला पतला आदमी, केवल घुटनों तक धोती पहने, कंधों पर एक लंबा थैला लटकाकर, हाथ में छड़ी पकड़े, तेज कदमों के साथ पगडंडियों पर चौड़ी सड़कों पर चला जा रहा था और अपार भीड़ उसके साथ मिलने का प्रयास कर रही थी। प्रारंभ में अंग्रेज समर्थक समाचार पत्रों ने गांधी जी की इस योजना का मजाक उड़ाया, उसे बाल विहार की संज्ञा दी तथा कहा कि क्या समुद्र के पानी को केतली में उबालकर महामहिम सम्राट को सिंहासन से हटाया जा सकता है। स्टेटमैन ने भी लिखा, गांधी जी समुद्र के पानी को उस समय तक उबालते रहे जब तक उन्हें औपनिवेशिक दर्जा नहीं मिल जाता। लेकिन वायसराय इरविन ने फरवरी 1930 को भारत मंत्री को लिखा कि वर्तमान में नमक आंदोलन से उसकी रात की नींद नहीं उड़ी। परंतु सरकार के समर्थकों का अनुमान गलत था। हजारों लोग पहले ही साबरमती आश्रम में जमा होने लगे। 11 मार्च शाम को आश्रम में 75,000 लोग मौजूद थे। इसमें गांधी जी ने अहिंसा का महत्व समझाया। यात्रा शुरू होने की सफलता पर खबरें समाचार पत्रों में आने लगी। गुजरात के गांव के 300 अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया। जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो 24 दिनों में सारे देश में हलचल पैदा हो गई। आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी के इशारे का इंतजार करने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के सत्ता प्राप्त करने हेतु रोम मार्च से की। इसके लिए गांधी जी के नमक कानून तोड़ने पर सरोजिनी नायडू ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि विधि भंजक कानून तोड़ने वाले तुम्हारा स्वागत है। अन्य यात्राओं का आयोजन हुआ। देशव्यापी नमक सत्याग्रह हुआ और इसके बाद पेशावर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विद्रोह हुआ। आंदोलन जल्दी ही दूर दराज के प्रदेशों में भी फैल गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधी जी के संदेश को पहुंचाने का काम अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार सेना का गठन किया जो लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध थी और सदस्यों की संख्या 1930 में 80,000 हो गई थी। गफ्फार खान द्वारा पठानों में अहिंसा के संदेश को फैलाने के कारण उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी था जन प्रतिक्रिया। सरकार का सोचना था कि आंदोलन के प्रति ढील की नीति अपनाने से काम चल जाएगा और फिर उन्होंने क्या किया, उसे दांडी मार्च के बाद आंदोलन सारे देश में फैलने लगा। गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करने से जनता का हौसला बढ़ा। अनेक कांग्रेसी लोग यह कहने लगे कि सरकार लोगों से डर गई है। फिर इसके बाद आंदोलन को दबाने में हिंसा का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया। इस पर कांग्रेस चिल्लाने लगी, दमन हो रहा है, और न दबाने पर कांग्रेसी यह कहते थे कि हम जीत गए हैं। परंतु आंदोलन को बढ़ता देखकर सरकार अपने असली चेहरे में आ गई। नेहरू को 14 अप्रैल को हिरासत में लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के आदेश वायसराय ने जारी किए। गांधी जी ने धरासना नामक डिपो पर हमला कर आंदोलन जारी करने का ऐलान किया। परंतु 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार का सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा जनता में और प्रतिक्रिया हुई। धरासना और बड़ाला घटनाएं। गांधी जी की गिरफ्तारी से पहले धरासना गुजरात में नमक बनाने के कारखाने पर धावा बोलने का ऐलान किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी को इसका नेतृत्व किया, परंतु गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सरोजिनी नायडू ने मोर्चा संभाला और उसके बाद वो डिपो की तरफ बढ़े। डिपो की सुरक्षा में पुलिस तैनात थी। सत्याग्रही जत्थे भी डिपो की तरफ बढ़ते थे। पुलिस ने तब उन पर प्रहार करती थी जब तक वह जमीन पर नहीं गिर पड़ते थे। बिना विरोध के सत्याग्रही मार सहन करते रहे। घायलों को एक तरफ हटा करके जत्था आगे बढ़ता गया। पुलिस लाठी बरसाती रही। यही क्रम आगे भी जारी रहा और बडाला में कारखाने पर 15,000 लोगों की भीड़ ने दाव बोल दिया। यहाँ पर लोगों ने धरासना के समान बहादुरी से पुलिस का सामना किया और पुलिस के घेरे को तोड़कर कारखाने से नमक ले गए। धरने, पूरे देश में धरने और बहिष्कार हुए। छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों और शराब के बहिष्कार में भी छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुकानों ने बहिष्कार करने तथा शराब की दुकानों के सामने धरना देने में महिलाओं ने भूमिका बड़ी सराहनीय रही। चौकीदार का कर न देना। धीरे धीरे सभी नव आंदोलन ने विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूप धारण कर लिया। उदाहरण के लिए जैसे बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण जिलों में चौकीदारी कर देने से लोगों ने मना कर दिया। इस क्षेत्र में जो कर लगा जाता था उसका एक हिस्सा चौकीदारी के रूप में होता था। ये गांव के चौकीदार सरकार के सहायक होते थे और पुलिस को सूचना देते थे। अतः गांव ने इनके
में इनका कर देने से भी मना कर दिया। लगान बंदी आंदोलन हुए। संयुक्त प्रांत था गुजरात में किसानों ने लगान न दो आंदोलन चलाया और ये भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। नेहरू जी के जेल से छूटने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मालगुजारी विरोधी आंदोलन चलाने की स्वीकृति दी और यहाँ पर लोगों ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने दमन का सहारा लिया। वन सत्याग्रह। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जनजातियों ने वन कानूनों को तोड़कर जन आंदोलन चलाया और यहाँ भी लगभग 70,000 लोगों की भीड़ ने आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रभात फेरी हुई और उसके साथ अन्य गतिविधियां हुई। आंदोलन के दौरान जनता को जगाने के लिए तरह तरह के अपने तरीके अपनाए गए। प्रातःकाल राष्ट्रीय गान गाते हुए प्रभात फेरियां निकाली गई। गांव तथा कस्बों में नियम सा बन गया था। इन प्रभात फेरियों में औरतें और बच्चे भी भाग लेते थे। सरकार की दमनकारी नीति। आंदोलन शुरू करने से पहले अपनी नीति तय नहीं कर पा रही थी। उसकी पहली चिंता अपनी सेवाओं की वफादारी बनाए रखने की थी। उसने आंदोलन के प्रति ढील छोड़ देने की नीति अपनाई, परंतु बाद में दांडी मार्च से ही सरकार आंदोलन पर नजर रख रही थी। उन्होंने जब आंदोलन को तेजी से बढ़ता देखा तो नमक यात्राओं का जो भी था उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन की नीति अपनाई। नेताओं, स्त्रियों तथा बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अत्याचार और दमन का पता इससे भी लगता है कि आंदोलन के प्रथम चरण में ही असहयोग आंदोलन से 3 गुना गिरफ्तारियां की गई थी और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों की जमीनें जब्त कर ली गई थी। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिस समय आंदोलन चल रहा था तो सरकार द्वारा दमन का सहारा लिया जा रहा था। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की कोई चर्चा नहीं थी। इस वजह से उदारवादी सरकार से नाराज हो गए मदन मोहन मालवीय ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। इसी बीच सरकार के व्यवहार में परिवर्तन आया और 9 जुलाई 1930 को वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का सुझाव रखा। कांग्रेस ने बातचीत का प्रयास किया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की। 86 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और सरकार ने पहली बार भारतीयों को बराबर का दर्जा देकर बातचीत शुरू की, परंतु इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और धीरे धीरे अब कांग्रेस के प्रति सरकार के भी व्यवहार में परिवर्तन आया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने सहित बड़े बड़े नेता रिहा कर दिए गए। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर ने कांग्रेस तथा सरकार के बीच मध्यस्थता के प्रयास किए और इनके परिणाम स्वरूप गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 17 फरवरी 1931 से 5 फरवरी 1931 तक बातचीत चली। अंत में दोनों एक समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौते की शर्तें थी उन अहिंसात्मक कार्य करने वाले अपराधियों को जिन पर अपराध सिद्ध हो चुका है उनको छोड़कर अन्य बंदियों को छोड़ दिया जाए। सरकार सभी अध्यादेश और मुकदमे वापस लेगी। आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। सरकार ऐसे लोगों को बंदी नहीं बनाएगी जो शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना करेंगे। समुद्र तट से दूर निश्चित दूरी पर रहने वाले लोगों को बिना करके नमक एकत्रित करने और बनाने की छूट होगी और जिन सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन के इसमें त्याग पत्र दिए थे उन्हें नौकरी में वापस लिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस पुलिस जातियों की मांग नहीं करेगी। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा यह समझौता न माने जाने पर सरकार शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। फिर समझौते का मूल्यांकन हुआ। इस गांधी इरविन या दिल्ली समझौते से लोगों को काफ़ी निराशा हुई। शुरू में नेहरू को काफ़ी निराशा हुई। सुभाष चंद्र बोस ने भी समझौते की आलोचना की। गांधी जी स्वराज और औपनिवेशिक शासन की बात तो भूल ही गए। युवा वर्ग में भी नाराजगी थी। युवा वर्ग की नाराजगी का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा समझौते में भगत सिंह तथा उसके साथियों की फांसी की सजा माफ करने को रखना था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं रखा और इसके बाद गांधी जी की काफ़ी आलोचना हुई और इसके बाद कराची आंदोलन हुआ तथा समझौते को स्वीकृति मिली। गांधी इरविन समझौते को लेकर कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। इससे पहले सरकार ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा दे दी। इससे भी युवा वर्ग में
असंतोष था। इस कारण जब गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो उनका बड़ा विरोध हुआ। युवाओं ने उनके विरुद्ध काले झंडे का प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी तट तथा अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल ने सांत्वना देने का प्रयास किया और बड़ी कठिनाई से अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण यहाँ से शुरू होता है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और जाने से पहले दिल्ली समझौते का सरकार ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद 17 अप्रैल को इरविन के स्थान पर विलिंगडन को 17 अप्रैल 1931 को वायसराय बनाकर भेजा था। और जो नौकरशाही के प्रभाव में ज़्यादा थे उन्होंने समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। परंतु फिर भी गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को भारत से रवाना हुए। 12 सितंबर को सदन में पहुंचे और सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकाल सका और इसके लिए अंततः सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना किसी नतीजे पर समाप्त हो गया। गांधी जी इंग्लैंड से खाली हाथ 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौट आए। सरकार द्वारा समझौते का उल्लंघन तथा दमनकारी नीति। सरकार की नई नीति थी, कोई समझौता नहीं, कोई सुलह नहीं, गांधी जी से कोई बातचीत नहीं, दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं। और इस प्रकार की नीति की 3 विशेषताएं थी। कोई आंदोलन न होने देना, हमारे दोस्तों में गांधी जी के बढ़ते प्रभाव से निराशा को रोकना, राष्ट्रवादी आंदोलन की ग्रामीण इलाकों में जड़ें न जमने देना। फिर आंदोलन शुरू होता है। 28 दिसंबर को गांधी जी बम्बई पहुंचे। 29 दिसंबर 1931 को कार्य समिति की एक बैठक में फिर आयोजन की गई और इसमें सवज्ञ आंदोलन पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने वायसराय से बातचीत के लिए समय मांगा, परंतु उन्होंने ऐसा मना कर दिया और गांधी जी पर जोरदार हमला कर दिया। गांधी जी को 4 फरवरी 1932 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और अनेक अध्यादेश जारी करके प्रशासन को समाप्त कर दिया गया और 1 सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1932 से पहले 4 महीनों में लगभग 80,000 आंदोलनकारी जेलों में चले गए थे। सरकार की दमन नीति आई और सरकार ने बड़ी निर्दयता से आंदोलन का दमन किया। उसके संगठनों को, कांग्रेस और उसके संगठनों को गैर सरकारी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के दफ्तरों कोष पर सरकार ने कब्जा कर लिया। सत्याग्रही प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा, लोगों को कठोर सजाएं दी, जुर्माना लगाया गया, जेल में कैदियों पर अत्याचार किए गए, किसानों की जमीनें जब्त कर ली गई, महिलाओं पर भी अत्याचार किए और धीरे धीरे आंदोलन कम होने लगा। गांधी जी का आमरण अनशन और पुनः समझौता। इसके बाद प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न का कोई हल नहीं निकल पाया। इस पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक तरफा निर्णय दिया जो सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस निर्णय के अनुसार मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को पहले की भांति पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस बार दलित को भी अल्पसंख्यक करार देकर के पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। तब 20 सितंबर को आमरण अनशन किया। सारे देश में हलचल पैदा हो गई। सारे देश में जनसभाएं आयोजित हुई। 20 सितंबर का दिन उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। देश के बड़े बड़े नेताओं मदन मोहन मालवीय, MC राजा, BR अम्बेडकर ने सक्रिय होकर इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया। अंत में 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के अनुसार दलित वर्गों में पृथक निर्वाचन की बात समाप्त कर दी गई और इस स्थान पर सामान्य सीटों में आरक्षित सीट की गई। आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अपना महत्व था। आंदोलन का अंग्रेज सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और अब लोगों के दिमाग में ब्रिटिश राज का भय समाप्त हो गया। लोग ये महसूस करने लगे कि अब हम स्वतंत्रता से दूर नहीं हैं। अंग्रेज सरकार की साख भी गिरी। अंग्रेज सरकार की जो साख थी, क्योंकि आंदोलन के प्रारंभ में सरकार कुछ नहीं कर सकी, लोग नमक कानून तोड़ते रहे। आंदोलन ने अंग्रेजी राज को हिला कर रख दिया। भारत ब्रिटिश संबंधों में परिवर्तन आया। अब समानता का सिद्धांत स्थापित हो गया था। ये बड़ी बात थी। ब्रिटिश सरकार में गोलमेज सम्मेलन में अनुभव किया गया कि कांग्रेस के सहयोग के बिना कोई भी संवैधानिक सुधार सफल नहीं हो सकते। गांधी जी के सम्मान में वृद्धि। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का महत्व तथा सम्मान बहुत बढ़ गया था। सन 1929 में एक बार पुनः कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। यह भी स्थापित हो गया कि गांधी जी ही देश के एकमात्र नेता थे जो जन आंदोलन चला सकते थे। अब उन्हें राजनीतिक मंच पर उन्हें भारत भाग्य विधाता की संज्ञा दी गई। 1935 का अधिनियम तो विधानमंडलों में कांग्रेस की सफलता। आंदोलन का एक महत्व यह भी था कि सरकार को 1935 का अधिनियम पास करना पड़ा, जिसके तहत प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई।
राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार का विस्तार। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार का विस्तार किया। आंदोलन में पुरुषों, स्त्रियों, युवकों, कृषकों, मजदूरों, छात्रों, बूढ़ों तथा बच्चों समेत सारे राष्ट्र ने भाग लिया। स्त्रियों ने पहली बार राष्ट्रीय संघर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया, ये बड़ी बात थी। केवल दिल्ली में ही 1600 स्त्रियों ने गिरफ्तारी दी और इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। अंत में गांधीवादी आंदोलन के आलोचक मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त के कथन से आंदोलन का मूल्यांकन किया जा सकता है। 1934 से 1940 के संघर्ष की महान तरंग के दुखद अंत से उसकी उपलब्धियों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इतने वर्षों तक चलते रहने वाले संघर्ष की भट्टी में पड़कर राष्ट्र में अधिक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास और गर्व और दृढ़ संकल्प का उत्पन्न हुआ।